I was born and raised in Dubai. There was a case, Harni boat कांड. उसमें I was representing an accused, 19 साल का लड़का जिसके माँ बाप भी नहीं है. अभी उसको बोटमैन ने बोला कि आज के दिन के लिए तू बोट पे आ जा. जब बोट कैप्साइज हुई तो आउट ऑफ दिस 29 पीपल 5 to 6 बच्चों को तैर के ये लड़के ने बचाया था. चश्मदीद गवाह भी है, लोगों ने भी देखा. फिर भी बट ही वाज अरेस्टेड. एक न्यूरोसर्जन क्लाइंट थे हमारे, उनके मिसेस का एक्सीडेंट होता है. वो गिर जाते हैं बाइक से, 2 व्हीलर से. मेरे पति ने मुझे मार के ये हालत बना दी है. मुझे कपड़े भी फाड़ दिए हैं. उसको ही इज गेटिंग अरेस्टेड फ्रॉम हिज हॉस्पिटल. म्यांमार के अंदर पूरा एरिया है जिसको उन्होंने नाम दिया है केक सिटी. केक सिटी क्योंकि वो एक राउंड एक स्फीयर है, केक सिटी, जिसके अंदर ऐसे लाखों पीपल है जो किडनैप्ड है, जो ट्रैफिक्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड से, नॉट ओनली इंडिया से. एंड गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम ने ही एक्सपोज किया था. पीएम पोर्टल करके एक पोर्टल है, बहुत सिटीजन्स को नहीं पता है. अथॉरिटी जिसके खिलाफ या जिस ऑफिसर के खिलाफ आपने कंप्लेंट की है, ही वुड बी क्वेश्चन बाय द पीएम्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. ऐसा सीएमओ पोर्टल भी है. जो भी जज साहब हैं, रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं जो ये केस को डील कर रहे हैं, वो खुद भी समाज का पार्ट तो है ही. हाँ. फीलिंग्स, इमोशंस, वो उनके थिंकिंग वो उनकी भी है. राइट. जब वो जज की कुर्सी पे बैठते हैं तब वो जज है. तो जब समाज पे कुछ गलत होता है, इट्स बट नेचुरल कि उनको भी असर होता है. राइट. वेलकम टू द गेस्ट इन द रूम शो. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी मोड. आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सबकी ओपिनियन होती है, बट इन रियलिटी बहुत कम लोगों को पता होता है. हमने मूवीज़ में देखा है कि कोर्ट रूम ड्रामाज क्या होता है, वकील कैसे आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ हमने कोर्ट कभी देखा भी है या नहीं. इन रियल लाइफ सिटीजन्स को क्या लॉज पता होने चाहिए, कैसी रियलिटी है हमारी जुडिशरी सिस्टम की, किसी भी विक्टिम को जस्टिस मिलने में कितना टाइम लगता है, इन सभी रियलिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विथ वेरी एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल लॉयर जय थानकी. थैंक यू शिवानी जी. हेलो सर. हेलो. सो सर, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी लाइफ रही है वो कैसी रही है और आपने एडवोकेट बनने का डिसाइड कब किया और क्यों किया. So the story goes this wise. I was born and raised in Dubai. In Dubai? In Dubai. So I belong to a family जहाँ पे मेरे पापा और मेरे पापा के बड़े भाई ने early 70s में दुबई की ज़मीन पे अपना पैर रखा था. And my ancestors, my fathers, my big papa, they were the first and foremost to open a vegetarian restaurant in Dubai. Okay. मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वाया कराची होके दुबई जाया जाता था बाय बोट. सो दैट इज हाउ द स्टोरी गोज. एंड मेरा जन्म भी दुबई में ही हुआ, बट नेचुरली. एंड वी एंजॉयड अ प्रेटी गुड लाइफ इन द अर्ली ईयर्स. सो द बिजनेस एम्पायर वाज फॉर लॉन्ग 35-40 years. ओके. एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम शैटर. एंड मोस्टली कि जो एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था मेरे पापा ने और उनके बड़े भाई ने, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, जिसको आज भी वन ऑफ द वर्स्ट रिसेशन माना जाता है, अर्ली 2000 में जो आया था. उस रिसेशन में कुछ ऐसा हुआ कि वी वर कंपेल्ड टू से गुड बाय टू माई बर्थ प्लेस दुबई एंड कम बैक टू अवर मदरलैंड इंडिया. Oh, okay. So yeah. So you were first raised in Dubai and then came to India. Yes. Okay. So how did your father and other family members adapted to this situation? Shivani, सच कहूँ तो that journey was very tough because it was from कहते हैं ना कि from rags to riches. हमारे साथ उल्टा हुआ. It was from riches to rags. हाँ. So जब इंडिया आना हुआ तो हम बीच पहले भी आते थे देश में, ऐसा नहीं था, बट दैट वाज यूज्ड टू एक एनआरआई स्टेटस के साथ एज अ गेस्ट आते थे कि जहाँ पे आपको हर एक सहूलियत है, मतलब 3 स्टार 5 स्टार्स में उतरना. उस टाइम में तो बॉम्बे वाज द एपिसेंटर. इवन अहमदाबाद एयरपोर्ट वाज नॉट दैट मच बिजी जितना आज है. तो ठीक है, वो एक अलग स्टेट ऐसा, कोई यहाँ की प्रॉब्लम से हमें कोई लेना देना ही नहीं था. वी यूज्ड टू कम, वी यूज्ड टू एंजॉय, यूज आवर वैकेशंस एंड वी गो बैक टू दुबई. राइट. बट इस बार जब हम आए थे
तो इट वाज लाइक कि कहते हैं ना कि सुख में सब साथी दुख में तेरा ना कोई, हाँ. तो कोई नहीं था. इट वाज जस्ट वी एंड माय मॉम डैड एंड मेरे भाई बहन, एंड द स्ट्रगल वाज रियल. एंड जहाँ पे मतलब इट वाज द टाइम कि 2 वक्त की रोटी मिलाना भी टफ हो गया था. Oh my God. यस, That much. तो एज ए चिल्ड्रन वो थोड़ा शॉकिंग भी था. हाँ. एक चाइल्डहुड हो सकता है ये एक रीजन है. मैं कई बार सोचता हूँ कि बाय गॉड्स ग्रेस कम उम्र में एडवोकेसी में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे से सेट होने का एक रीज़न ये भी है कि वो मैच्योरिटी जल्दी आ गई थी. क्योंकि बचपन में ही वो जो ट्रांजिशन होता है जने हमारे गुजराती में जिसको कहते हैं चढ़ती पड़ती, हाँ. तो वो लो टाइम आया वो मैंने काफ़ी कम बहुत उम्र जल्दी में देख लिया. और हाँ. बीइंग द एल्डेस्ट सन, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मॉरल की अब मुझे ही आगे सब करना है, हमारा बिजनेस है वो सब ठप हो गया था. एंड वही दुबई में सोना बाजार वाज द एरिया जहाँ पे लिटरली माय डैड एंड मेरे पापा के बड़े भाई दे यूज्ड टू रूल. Okay. उनका इतना बड़ा नाम हुआ करता था दुबई हाँ. में. तो वहीं पे मेरे पापा वाज डूइंग लिटरल मजदूरी. तो माय फादर यूज्ड टू पिक 20 kgs ऑफ टी बैग्स एंड दुबई की गर्मी में एट द एज ऑफ 50. Oh my God. एंड वो दुकान जाके चाय बेचते थे. रेस्टोरेंट्स क्योंकि रही नहीं थी, बिजनेस से सब ठप हो गए थे. पापा ने जो भी बचा था वो तकरीबन उस जमाने में हमारे पास 100 जितने एम्प्लॉयज थे रेस्टोरेंट में. तो उसी में पर पापा ने हाँ सबको अच्छे से अपने देश वापस भेजा. एंड द लास्ट वाज अस टू एग्जिट. सो व्हेन वी एग्जिट दुबई तो वी वर पेनीलेस, कुछ नहीं था हमारे पास. Right. तो ऐसा वक्त था कि पापा की दूरी थी, पापा की कमी भी थी. क्योंकि फिर ऐसा वक्त था कि हम इंडिया में रहते थे. हाँ. एक छोटा सा शहर है पोरबंदर. Okay. एंड जो मेरा नेटिव है, मेरे एंसेस्ट्रल लैंड वहाँ पे है. एंड पापा वेंट अलोन बैक टू दुबई, हमें यहाँ पे मामा के साथ अकेला छोड़ के. ओके. एंड बस वही उस टाइम में 500 दिरहम शायद उनकी सैलरी होती थी, जो अदरवाइज हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता था पर डे का भी आराम से. अरे बाप रे. मेरे पापा ने एक महीना 500 दिरहम 600 दिरहम इस तरीके से काम शुरू किया. एंड हमने यहाँ पढ़ाई, फिर भी ही मेड श्योर कि हमें बेस्ट एजुकेशन मिले. एजुकेशन सही से. सो कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और ये जो सेटबैक्स आपकी फैमिली ने फेस किया, उसके बाद बिजनेस को छोड़ के आपने एडवोकेसी क्यों चूज किया? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एडवोकेसी चूज करना वो मेरे लिए लिखा हुआ था. ओके. बिकॉज व्हेन यू फॉल फ्रॉम अ हाइट तो दर्द भी होता है, चोट भी आती है, और समाज और लोगों के असल चेहरे भी आपको दिखते हैं. तो फिर वक्त ऐसा था कि मुझे कुछ भी बनना था लाइफ में, बट आई वांटेड कि मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ अन्याय ना हो. ओके. क्योंकि हमारे बुरे वक्त में काफ़ी अन्याय हुआ जो मुझे गलत लगता था, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अपना थोड़ा एक रफ सिस्टम है. इट इज़ नॉट एज कम्पेयर टू दुबई उस टाइम पे. तो वो हर्ट होता था कि ये क्यों गलत कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों हम रिश्वत दे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर हम क्यों सॉरी बोलना पड़ रहा है हमें. So authorities के सामने तो अल्टीमेटली जब मेरे पापा द वन एपिसोड जिसने ये दैट वाज द लास्ट नेल ऑन कॉफिन कि मुझे अब वकील ही बनना है. ओके. तो ये जर्नी तो काफी उस तरीके से रही थी, क्योंकि पापा यहाँ थे नहीं, मामा सब मैनेज करते थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे. तो ऑथोरिटीज तो ठीक है, बट समाज भी एक अपनी कड़वाहट कहते हैं ना कि वो दिखाता है right? कि जब 3 बच्चे हैं और माँ अकेली है और संभाल रही है, पापा दूर है, 5-5 साल तक हम देख नहीं पाते थे पापा को. तो समाज इज नॉट सपोर्टिव, क्योंकि अब तो पैसा भी नहीं है, अब तो थान की फैमिली से कुछ मिलना भी नहीं है. पहले तो फिर भी आते थे हमारे पास, क्योंकि ये आशा लेके कि दुबई ले जाएंगे, कुछ बिजनेस सेटअप कर देंगे या नौकरी पे लगा देंगे. अब तो हमारे खुद के प्रॉब्लम्स थे. तो अभी अगर आएंगे तो उन्हें आपको कुछ देना पड़ेगा. एग्जैक्टली. ये सोच के ही कहीं बहुत सारे लोगों ने आना बंद कर दिया. साथ में टचवुड बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बिना बुलाए आ भी गए सपोर्ट में. बट एक एपिसोड ऐसा था कि जब 15 साल दुबई में मजदूरी करने के बाद मेरे पापा ने एट द एज ऑफ समवेयर अराउंड 55 उन्होंने दुबई छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि ये बहुत हो गया अब मुझे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी, रिसेशन से बाहर नहीं आया जा रहा था, एंड हम भी बड़े हो रहे थे. एक गोल्डन पीरियड जो था बच्चों के साथ रहने का वो चला गया था. हम भी अपने आप, आई वॉज ऑलमोस्ट इन माई
12th स्टैंडर्ड बैक देन। ओके। एंड मैं वो सब काम करता था जो पापा को यहाँ रहते हुए करना चाहिए था। फैमिली को रिप्रेजेंट करना, कभी भी कुछ आफत आए, मेडिकल इमरजेंसी आए तो आगे रहना ये। बट देन फिर पापा इंडिया आ गए एंड उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा, आई स्टिल रिमेम्बर, एक सोडा शॉप खोला। ओके। एंड ही स्टार्टेड, ही यूज्ड टू सेल सोडास। उन्होंने सोचा कि अहमदाबाद इट यूज्ड टू बी वेरी हॉट, राइट? तो अहमदाबाद में सोडास विल गो एंड इट वाज अ लाइक बूम, अ बिग सक्सेस। ओके। ओके। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग इज कि लोगों को खिलाना पिलाना। 40 साल तक दुबई में भी उन्होंने यही किया, लोगों को खिलाया। खा मतलब वहां फिर चाहे कोई भी हो, वहां पे इंडियन नहीं रहता। व्हेन यू गो टू फॉरेन लैंड, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, श्रीलंकन है, कोई भी रेस्टोरेंट में आते तो इट्स लाइक योर फैमिली। एंड फिर वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक थाली का 3 दिरहम है, 4 दिरहम है, ये वो रेट्स होते थे उस टाइम पे। खाओ। हाँ। कितने लोग ऐसे भी थे कि जिनको 4-4, 5-5 महीने तक जॉब नहीं मिलती थी दुबई में। ओके। तो माय फादर यूज्ड टू फीड देम फॉर फ्री। कि जब जॉब मिले तब तू पे करना, तब तक यू ईट फॉर फ्री। राइट। तो उन्होंने वही किया अहमदाबाद आके भी, बस खिलाने की जगह पिलाना शुरू किया। राइट। सो स्टिल अगेन आई वुड आस्क यू द सेम क्वेश्चन, व्हाई एडवोकेट एंड व्हाई बीइंग क्रिमिनल लॉयर? सो एक दिन था जब मैं पापा हम दोनों सोडा शॉप में काम कर रहे थे एंड ये वक्त उस टाइम पे था जब पुलिस, अब तो खैर काफी अवेयरनेस आ गई और वो चीज अभी गुजरात में नहीं है, पर पुलिस शॉप्स बंद कराने आती थी। मतलब इट इज लाइक कि पुलिस सीधा कार से उतर जाएगी, प्रॉपर शॉप है तो भी डंडा मारेगी, शटर बंद कर देगी, लोगों को भगा देगी। ये वो एरा था। एंड हमारा शॉप एक बहुत ही पॉश एरिया में हुआ करता था, जो एक टूरिस्ट स्पॉट भी था अहमदाबाद का, आज भी है, एंड फुटफॉल बहुत है वहाँ पे। तो समर की सीजन थी, पीक सीजन थी, बहुत सारा रश था, लोग सोडा पी रहे थे। मैं, मेरे पापा, एक और स्टाफ का लड़का मेहनत कर रहे थे। एंड सडनली ये पुलिस की वैन आती है इस तरीके से, 3-4 वैन लेके, सायरन बजा के पूरे क्राउड को डिस्पर्स किया। उन्होंने बोर्ड को तोड़ दिया एंड सॉर्ट ऑफ लिटरली उन्होंने मेरे पापा को जीप में बिठा दिया। आई स्टिल रिमेम्बर दैट एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्यों और क्या हो रहा है। बदसलूकी या बात करने का कोई लहजा नहीं। वो जब हमने कुछ गलत नहीं किया, बट हम वेरी वेल विद इन द लॉ काम कर रहे हैं, एक सोडा शॉप चला रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि रात के 3-4 बजे थे, हार्डली 11। ओके। बट बस बंद कराने के लिए आ गए। तो मैं जब पुलिस स्टेशन गया पीछे मैंने पूछा कि कहाँ लेके जा रहे मेरे पापा को, गाड़ी में बिठा के। ये पुलिस स्टेशन। आई वेंट देयर एंड आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, बट आई वाज वोकल। बिकॉज जब आप देखिए कि आपके पिता के साथ गलत हो रहा है तो कोई भी बच्चा, मैं नहीं मानता कि शांत रह सकता है। हाँ। मैंने आवाज उठाई, मैंने डायरेक्टली पुलिस वाले को बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि आपके शॉप के आजू बाजू कोई पर्सन रहता है हु हैज वेरी गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस, वो पहुंचा हुआ आदमी है एंड उसने अपने रेफरेंस से फोन किया है कि यहाँ पे ये शॉप पे इतनी भीड़ हो रही है तो मुझे आने जाने में तकलीफ हो रही है। ओके। मुझे आने जाने में तकलीफ हो रही है, जबकि दैट वाज नॉट द सीन। एंड इसलिए इनको सबक सिखाओ। ओह माय गॉड। तो आई सेड कि ये लीगली गलत है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर हमने कोई न्यूसेंस क्रिएट किया है, लॉ ब्रेक किया है, देन यू कैन टेक एक्शन। किसी एक पर्सन को कहने से आप देने के लिए। तब आई रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड इन गुजराती दैट पुलिस वाला से टू मी कि तू अगर इतना ही पहुंचा हुआ है, तू अगर आटलो पहुंचो हुआ है तो तू हर नाम नहीं लूंगा, बट तू होम मिनिस्टर से फोन करा दे। ओके। उसने हमको फोन किया है, हमारे सीनियर साहब को, तो हमें ये करना पड़ा। तू अगर चाहे तो उस जमाने में, उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 15-17 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स बैक, यस, जो होम मिनिस्टर है उससे बात करा दे तो जाने देंगे। अगेन किसी को रेफरेंस किया, फोन किया, फिर हम लोग घर आ गए एंड एवरीथिंग। बट दैट इंसिडेंट दैट हॉन्टेड मी फॉर एवर एंड देन आई डिसाइडेड कि कुछ भी करना है बट सिस्टम के मिसयूज के सामने कभी नहीं झुकना है। सही। एंड देन आई डिसाइड टू बिकम अ लॉयर। कि कायदा ही वो चीज है ना कि आज आप कायदा को पालन नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हो, अपनी तरीके से यूज कर रहे हो, तो मुझे उसी चीज में अब आना है। राइट। एंड देन यू बिकम देन आई चोज टू बिकम अ लॉयर। आई डिड माय बीए इन पॉलिटिकल साइंस and then after I pursued my BBA plus LLB, which is an integrated law course. Okay. And since then, तो आज भी कहीं ना कहीं कोई क्लाइंट अगर इस प्रकार से आता है हमारे पास जो
सिस्टम का मारा है, जो गलत वक्त पे गलत जगह पे था और फंस चुका है, तो फिर मेरे लिए फीस है वो सेकेंडरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके दर्द में मुझे मेरा दर्द दिखता है कि जब हमारे पास सपोर्ट नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं था, ना कोई ऐसा कोई मसल पावर या पॉलिटिकल बैकअप था, तो हमारे साथ ये सिस्टम या ये समाज क्या सलूक करता है, उसका मैं एक विक्टिम रह चुका हूँ। Right. But not anymore. Not anymore. Now you are helping others. Very well. Always there. Okay, and Jay, I would like to know कि जब हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं ना, पहली पीढ़ी जो होती है वो बिजनेस सेट करती है, दूसरी पीढ़ी जो होती है वो उसके मजे लूटते हैं या कहते हैं फल खाते हैं, तीसरी पीढ़ी जो होती है उसे बढ़ाते हैं, राइट? सो आपकी जनरेशन में तो आप ही सबसे पहले लॉयर है. So how difficult was it for you to become lawyer when it was your first generation? Difficult सी in terms of कि हाँ clients को कन्वर्ट करना, मतलब मीटिंग्स हो रही है, लोग अपनी फाइल लेके आपके पास आ भी रहे हैं, आप यंग लॉयर हो, आप कोशिश कर रहे हो कि वो केस आपको मिल जाए, पर जब उन्हें पता चले कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर है या तो यंग लॉयर है, तो बट ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि कोई सीनियर के पास हमारा केस जाए. राइट. इट वाज टफ, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट हाँ बाय गॉड्स ग्रेस कहीं ना कहीं एक मेहनत करने का जो कैपेसिटी होता है वो मेरा बहुत हाई रहा है, बिकॉज स्ट्रगल्स बहुत हाई रहे हैं. तो मुझे इतना मुश्किल पर्सनल लेवल पे नहीं लगा, बट हाँ जिन्होंने नजदीक से मेरी जर्नी देखी है वो आज भी कहते हैं कि जय दैट वाज अ वेरी टफ पीरियड और वो तुमने कैसे कोप अप कर लिया. बट ऐसे कि हेल्प करने का हमारे प्रोफेशन में, एज लॉन्ग एज यू गोइंग टू योर केस विद एन इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग और सॉल्विंग दैट पर्सन्स प्रॉब्लम, राइट, तो वो क्लाइंट को भी दिखता है कि यहाँ पे सर को सिर्फ फीस से मतलब नहीं है, और फिर वो क्लाइंट आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है. इतना ही नहीं, फिर वही क्लाइंट और भी क्लाइंट्स लाता है, रेफरेंसेस यूज करके. अच्छा, आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि लॉयर्स जो होते हैं वो अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते, वो अपना, इज दैट ट्रू? या इट्स ट्रू. सो एडवोकेट एक्ट्स प्रोहिबिट्स अ लॉयर फ्रॉम मार्केटिंग देमसेल्व्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कुछ फीस वगैरह के लिए, काम के लिए. द रीजन इज दिस वाइज कि इट्स अ नोबल प्रोफेशन. मनीटरी ठीक है, पैसा तो हर कोई पैसे के लिए काम करता है, विच इज वेरी ट्रूथ, बट दिस प्रोफेशन इज ऑल्सो सो डीपली कनेक्टेड विद द सोशल अरेंजमेंट. समाज के साथ ये प्रोफेशन इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि आपको ये प्रोफेशन को सिर्फ मॉनिटरीली नहीं देख सकते. राइट. हेंस द रीजन कि एडवोकेट्स इसको कमर्शियली मार्केट खुद को नहीं कर सकते हैं. राइट. ओके, और एक बात जाननी थी, हम जो आम जनता है, हमें लॉयर्स या कोर्ट रूम्स हम जनरली फिल्म्स में ही देखते हैं. सो जो फिल्म्स में दिखाया गया कोर्ट है और जो रियल लाइफ में कोर्ट है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? जमीन आसमान का जमीन आसमान का फर्क है. बट हाँ, थैंक्स टू, खैर मैं इतना स्क्रीन टीवी और सीरीज वगैरह देखने का मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, ना मैं इतना शौक रखता हूँ. बट अभी जो रिसेंटली कुछ वेब सीरीज आ रही है लॉ के ऊपर, तो उसमें वो काफी अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं कि पोर्ट्रे करे रियल सीन, बट अल्टीमेटली इट्स फॉर द ड्रामेटिक पर्पसेस. तो एक्चुअल कोर्ट रूम तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते आप. राइट. तो वो तो टोटल डिफरेंट है. सो वो लास्ट मिनट एविडेंस आते हैं क्या कभी? एविडेंस तभी तक आता है जब तक एविडेंस का राइट ओपन है. तो देयर आर स्टेजेस इन अ क्रिमिनल ट्रायल आल्सो. अब आप एविडेंस लीड करने का जब राइट क्लोज हो चुका है, तो आप एविडेंस फिर नहीं दे सकते. जब आपकी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गई है, तो फिर आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते. सो कोई भी क्रिमिनल केस हो, उसका स्टेजेस हो, अनलाइक मूवी कि जज अपनी पेन उठा के जजमेंट लिखने ही जा रहा है, और फिर कोई कोर्ट रूम में घुसता है दरवाजा तोड़ के कि जज साहब ये ऐसा नहीं, पूरा सीन बदल जाता है. तो नहीं, रियल थिंग्स आर नॉट लाइक दैट. इट्स अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इंडियन लॉ कि हमारे इतना सिस्टमेटिक है. मतलब ओपनिंग केस की शुरू हुई, प्रोसिक्यूशन आया, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस लीक किए, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑफेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप है. एफआईआर, देन कम्स चार्जशीट के बाद एक केस नंबर मिलता है, कोर्ट में केस शुरू होगा. साथ में आप ये भी कहोगे कि जय भाई इसकी वजह से डिले भी हो रहा है. बट अगेन रश क्रिएट्स एरर, ऐसा मैं मानता हूँ. हर एक केस में
जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि उससे अल्टीमेटली आप गलती करोगे, एरर करोगे, जजमेंट देने में भी गलत हो सकता है। हो सकता है कि जल्दी के चक्कर में एक वकील अपना केस अच्छे से प्रेजेंट ना कर सके। जो विक्टिम है उसकी सहने की कैपेसिटी है जो वो एवरी ट्रायल एवरी मुद्दत के साथ टूटती जाती है, राइट। क्योंकि एक तो उसके साथ कुछ गलत हुआ है तभी से वो टूटा हुआ है, तभी वो पुलिस के पास गया, तभी वो कोर्ट में आया। और अब कोर्ट में विद एन एवरी डेट, जो महीने में 1 तारीख आती है, 2 महीने में 2, एवरी मंथ ऑन एन एवरेज इंडियन कोर्ट्स में 3 वीक्स से शॉर्टर डेट्स नहीं मिलती आपको। ओके। हाँ, द शॉर्टेस्ट डेट विच यू गेट इन एनी कोर्ट इज 3 वीक्स। ओके। तो एवरी डेट के साथ भी न्याय मुझे मिलेगा या मिलेगा तो कैसा मिलेगा, हाँ। ये सोच के उसकी भी कहीं ना कहीं एक राह देखने की क्षमता है वो टूटती जाती है। सो कई बार ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? See, this phrase at present is very debatable. मतलब जब मैं लॉ में नहीं था तब मुझे लगता था कि ये 100% सही है। जब मैंने जो एरा आपको बताया कि एक लाइफ का टफ फेज था जहाँ पे गलत हो रहा था तो भी ये कहा जाता था कि चुप रहो, सह लो, जाने दो, कौन ये सब में पढ़े हाँ। वगैरह, तब मुझे लगता था। बट अब जब मैं खुद ये प्रोफेशन का पार्ट हूँ, जब मैं देखता हूँ कि एक जज के ऊपर भी कितना प्रेशर है, एक केस नहीं मल्टीपल केसेस है, और केस के अंदर कितना डेप्थ में जाना जरूरी है, एक एक एविडेंस को साइंटिफिक लेवल पे पर्सनली इन्वॉल्व होके तराशना, देखना, तराजू में तोलना कितना जरूरी है, क्योंकि एक एविडेंस भी पूरे केस का फाइनल आउटकम चेंज कर सकता है। ओके। और सी इट इज लाइक कि अगर आप किसी चीज को बड़ी बारीकी से तहकीकात करना चाहते हो तो वक्त तो लगेगा ही। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ऊपर से देख लो और आगे बढ़ जाओ तो सामने ये हाँ, तो फिर ये होगा कि उसका आउटकम है वो फेयर नहीं आएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, जो सोशल मीडिया में होता है या किसी भी मीडिया में होता है। एग्जैक्टली जो भी सोशल मीडिया में चलता है, पब्लिक आउटरेज हो जाती है कि डायरेक्टली फांसी दे दो, ये दे दो। आई अंडरस्टैंड कुछ क्राइम्स इतने हीनियस और इतने वाहियात किस्म के क्राइम्स होते हैं आज, दैट सी के बच्चों के साथ गलत हो रहा है वगैरह, तो उसमें पब्लिक भी एक आउटरेज हो जाती है कि इसमें क्यों ट्रायल, यस इसमें तो इसको यही कर देना चाहिए, वही कर देना चाहिए। बट साथ में यही भी समझना जरूरी है कि किसी ट्रायल को फटाफट पुश करने के चक्कर में आप उसी आरोपी के निर्दोष होने के चांसेस को बढ़ा रहे हैं। राइट। ओके। ये इन्फ्लुएंस करता है कि जो कोई भी केस है वो अगर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है या बहुत लोगों तक पहुंच गया है तो उसकी वजह से जजमेंट पे कोई असर हो या उसके ट्रायल्स पे कुछ असर हो, ऐसा होता है क्या? Again, this is a very controversial question, but yes, see, genuinely, legally, looking with the purview of constitution, इन सब चीजों से कोर्ट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विच इज ट्रू, विच इज रिटन लॉ, नहीं पड़ना चाहिए। ये एक्स्ट्रा सब बाहर से जो भी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया में क्या लिखा गया इस केस को लेके, पर अगर आप पूछो कि असर करता है तो हाँ। ओके। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी जज साहब हैं, रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं जो ये केस को डील कर रहे हैं, वो खुद भी समाज का पार्ट तो है ही। हाँ, इंसान तो वो भी है। यस। फीलिंग्स, इमोशंस, वो उनके थिंकिंग भी वो उनकी भी है। राइट। जब वो जज की कुर्सी पे बैठते हैं तब वो जज है, बट अदरवाइज तो उनके रोजिंदा जीवन में वो भी एक समाज के ही लोग हैं। तो जब समाज में कुछ गलत होता है, इट्स बट नेचुरल कि उनको भी असर होता है। राइट। बट इन सब बातों से इन्फ्लुएंस हुए बिना केस में पुख्ता सबूत क्या कह रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए और उसको ध्यान में लेते हुए ही अपनी कलम से न्याय के हित में जो वो हुक्म करना, वो इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। राइट। बट अगर आप कहें कि मीडिया ट्रायल से होता है असर, तो ट्रायल के आउटकम में नहीं असर होता, बट जो इनिशियल फेज ऑफ ट्रायल होता है विच आई से होता है। जैसे कि कैन वी डिस्कस एनी केस जिसमें ऐसा हुआ हो, इफ इट्स अलाउड? ओके, यस। सो सी देयर वाज अ केस, हरनी बोट कांड। हाँ, सो उसमें आई वाज रिप्रेजेंटिंग एन अक्यूज्ड। ओके।
हरनी बोट कांड में ये हुआ था बड़ौदा के अंदर कि स्कूल के बच्चे पिकनिक में गए थे एंड हरनी वहां का पॉन्ड है, नदी है, मतलब नदी है, क्वाइट हाँ। डीप। वो बोट किसी कारण से कैप्साइज हो गई। उसके अंदर तकरीबन 29 लोग थे इंक्लूडिंग 2 टीचर्स। या 26 से 27 बच्चे थे, ऑल बिलो द एज ऑफ 10 years, एंड सैडली 14 ऑफ देम पास्ड अवे। राइट, या तो उस टाइम पे सिर्फ बड़ौदा में नहीं, वो फोटो भी काफी वायरल हुआ था जहाँ नदी के एकदम बाजू में ही 14 बच्चों की लाशें रैप रखी हुई करके थी, ऐसे yeah. कफन में रखी हुई है। एंड दैट वाज रियली बिग। That was horrific. Yeah. मतलब इवन इफ आई टॉक अबाउट इट गिव्स मी गूज़बम्प्स Yeah. अभी भी। एंड पैन इंडिया में मातम था, माँ बाप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंड सोशल मीडिया वाज ऑन फायर कि ये हो ही कैसे सकता है, वेयर इज द सिक्योरिटी, वेयर इज द नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन, लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं थे, किसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था। सो 20 accused were arrested ओके। in this case, इंक्लूडिंग द बोटमैन जो बोट चला रहे थे, जो हेल्पर थे, वो स्टाफ वहाँ का। इट वाज अ पार्ट ऑफ गार्डन विच फॉल्स अंडर द बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राइट। वो गार्डन को मैनेज करने का टेंडर किसी एक कंपनी को मिला था। उस कंपनी के ओनर की घर की औरतों को भी अरेस्ट किया गया। आप समझिए, एक सेकेंड, किसी कंपनी को टेंडर मिला है, उसके Yeah. घर की औरतों को भी Yes. अरेस्ट किया गया। And क्यों? वो सब What was the reason? चार्जशीट तक जेल में रहे, जिनका कोई क्रिमिनल इनके अगेंस्ट नहीं है, हाँ, जो उस वक्त वहां पे हाजिर भी नहीं थे, हाँ, जिनका ये गार्डन मैनेजमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। सो बेसिकली दैट कंपनी इज इन सम अनदर बिजनेस सेक्टर। ओके। क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे गवर्नमेंट के गार्डन्स हो गए, गवर्नमेंट के पॉन्ड्स, लेक, इनको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वी विल मैनेज इट, विल डू इट। अब इसी प्रकार से बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये पर्टिकुलर एरिया है जो वो उनको मैनेज करने के लिए उनकी कंपनी कर रही थी, काफी वो मैनेज टाइम से कर रहे थे। बट जब ये घटना घटी तो लोगों का इतना गुस्सा था कि ये कंपनी का टेंडर जिस कंपनी को है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स को भी अरेस्ट किया जाए। तो उस बिजनेसमैन ने तो अपनी घर के माँ, अपनी वाइफ, इवन अपनी बेटियां, सब फैमिली मेंबर्स वेर डायरेक्टर्स इन दैट कंपनी बिकॉज इट वाज अ बिग कंपनी। Yes. इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Yeah. Okay. तो ईच ऑफ देम वेर picked up and put behind the bars. They were arrested. Oh my God. Because social media outrage इतना था, आप समझिए कि अब इसमें गलत क्या है, सही क्या है, वो आप डिसाइड कीजिए। बट एज ए लॉयर ये हमने देखा है, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एन एक्यूज्ड इन दिस केस, तो मैंने खुद देखा है कि सोशल मीडिया पे इतना था कि ये पॉलिटिकल वाइब्रेशंस भी क्रिएट करता है, कुछ ऐसी चीज है Okay. जहाँ पे सरकार भी फिर ऐसे मूड में आ जाती है कि किसी को छोड़ना नहीं है, अभी कर दो सब, अभी सबको अरेस्ट कर दो। हाँ. बाद में देखा जाएगा कि किसका क्या रोल था, क्योंकि शायद अगर ओनर्स को अरेस्ट नहीं किया तो एक ये नैरेटिव शुरू हो जाएगा, पैसे वाले थे इसलिए अरेस्ट नहीं किया, बोटमैन गरीब था इसलिए अरेस्ट कर लिया। अगर बोटमैन को छोड़ दिया जाए तो शायद ये कहा जाएगा कि जो प्राइम एक्यूज था, जो बोट चला रहा था, उसे ही छोड़ दिया। हाँ. गवर्नमेंट इसको सीरियसली टैकल नहीं कर रही है। राइट. तो ये क्वेश्चन आपका जो था कि क्या सोशल मीडिया और ये सब अफेक्ट करता है? बिल्कुल yes. करता है, राइट. इनिशियल फेज में। ओके. अल्टीमेटली जब कोर्ट के सामने केस आता है तब तक तो चीजें भी सेटल डाउन हो चुकी होती है, एंड इट इज ओनली द एविडेंस व्हिच स्पीक्स। बट वो जो जर्नी है, पुलिस आपको अरेस्ट करके जेल में डालती है, और जब आपका केस हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट के सामने बेल के लिए आता है, वो जर्नी भी itself is time consuming. Right. It's and traumatizing as well. हाँ, बिल्कुल जेल इज ट्रॉमेटाइजिंग फॉर एनीवन एंड एवरीवन। Yeah. तो वो 3 महीने तो आपको जेल में काट ही लिए, उसके बाद ट्रायल का पार्ट हो, सालों साल तक ट्रायल चलती रहेगी। आप निर्दोष हो कि वो तो अंत में तय किया जाएगा, बट अभी तो आप हो। ये मैं मानता हूँ कि ऐसे केसेस में पब्लिक का आउटरीच इतना होता है, गुस्सा इतना होती है कि एजेंसीज भी फिर ऐसे एक ब्लैंकेट एक्ट करती है कि हर किसी को सबको लगे कि भाई हो गया है कुछ, तो कार्यवाही की गई है। और कई बार इसमें निर्दोष तो ठीक, बट जैसे मैं आपको बात बताऊंगा, इसी केस में एक एक्यूज्ड मेरे पास था। ये केस मेरे पास क्यों था? वो लड़का
19 साल का लड़का जिसके माँ बाप भी नहीं है, ओके अपने उसके दादा भी नहीं है, दादी बीमार दादी के साथ वो रहता था बड़ोड़ा में। 19 साल का लड़का, उस दिन पे उसका जॉब था कि गार्डन में जहाँ पे प्ले एरिया में बच्चे खेल रहे हैं उनकी निगरानी करना, ध्यान रखना कि हाँ राइड्स वगैरह सब चल रहा है। अभी उसको बोटमैन ने बोला कि आज के दिन के लिए तू बोट पे आ जा। ओके हाँ, बिकॉज इट वाज नॉट अ सिस्टमिक ऑर्गेनाइज्ड लेबर की जहाँ पे आप कार्ड पंच करो और आपको इसी चेम्बर में ऑफिस में बैठना है। हाँ. ये द वर्क वाज सच वे, इट वाज लेबर क्लास वर्क। हाँ, तो उसको बॉस ने बोला कि आज तू भाई बोट पे आ जा, आज वहाँ पे पिकनिक है, बच्चे आए हैं तो वहाँ पे जरूरत है। राइट, तो वो वहाँ पे आ गया बोट पे। हाँ, अब वो एक ऐसी पोजीशन से आ रहा था जहाँ पे उसका कोई डिसीजन पावर ही नहीं है। वो ये तय ही नहीं कर सकता कि बोट पे कितने बच्चे बिठाना है। वो ये तय ही नहीं कर सकता कि सबने लाइफ जैकेट पहने है कि नहीं पहने है। उसकी ऑथोरिटी ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी, जब बोट कैप्साइज हुई तो आउट ऑफ दिस 29 पीपल 5 to 6 बच्चों को तैर के ये लड़के ने बचाया था। अच्छा, ओके, ये खुद बोट पे हाजिर था। हाँ, उसने इसने बचाया था अपनी जान खतरे में Right. डाल के, बिकॉज कि वो वहां के आजू बाजू के गांव में था एंड ही वाज वेरी वेल वर्स्ड विद दिस हरनी ओके नदी। ये नदी के साथ वो वहां पे वो पता था उनके लिए वो डेली थिंग था, उसमें कूदना नहाना वगैरह। राइट, तो 19 साल के लड़के ने खुद की जान तो बचाते हुए वो गया, तैरा, 2 बच्चों को लाके रख रहा है, वापिस कूद रहा है, वापिस जा रहा है। चश्मदीद गवाह भी है, लोगों ने भी देखा, फिर भी बट ही वाज अरेस्टेड बिकॉज की इन्वेस्टिगेशन तब ऐसे थी कि every staff member is responsible for this. is responsible for this. And he was arrested. तो उसको ultimately हाई कोर्ट से हमने बेल दिलाया था। मतलब वो तो वो उसकी गलती थी कि नहीं, that's different. बट यहाँ पे तो वो मदद कर रहा था। हाँ, शायद अगर वो लड़का उस वक्त वहां पे ना होता या खुद की जान बचा के निकल जाता तो आज जो 14 का आंकड़ा है वो ज्यादा हो सकता था। डेफिनेटली ज्यादा हो सकता था। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल लॉ एंड जिसमें पुलिस भी आपके घर पे आ सकती है। मतलब अगर आप अक्यूज है तो पुलिस घर पे आ सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है। ऐसे कौन से गुनाह है जिसके लिए पुलिस कभी भी आपके घर पे आ सकती है अगर आप अक्यूज्ड है और आपको अरेस्ट कर सकती है? ऐसे कोई पर्टिकुलर गुनाह की मतलब सेक्शंस की अगर हम बात करें तो द लिस्ट विल गो ऑन, बट इन एन ऑफेंस विच इज कॉग्निजिबल, आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि जो ऑफेंस है वो नेचर ऑफ ऑफेंस इतना ग्रेव है, इतना सीरियस है कि जिसमें पुलिस कोग्निजेंस ले सकती है। ओके, कोग्निजेंस यानी दे कैन एक्ट ऑन देमसेल्व्स, राइट? इन दोज केसेस दे हैव पावर्स टू अरेस्ट, लाइक मर्डर और समथिंग दैट मच बिग। हाँ, मतलब आपने रायोटिंग हो गया, राइट, मारामारी हो गई, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ऐसे केसेस के अंदर विच फॉल्स अंडर द ऑफेंसेस ऑफ सीरियस क्राइम, तो पुलिस कैन अरेस्ट यू। मोस्टली इट इज ऑल दोज ऑफेंसेस जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा है। ओके, ऐसी कोई भी गुनाह जिसकी सजा कायदे की किताब में 7 साल से ज्यादा है उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर तो 7 साल से कम है तो दे आर बाउंड टू गिव यू अ नोटिस, ओके, विद द रीजंस एंड एट मोस्ट कि पुलिस स्टेशन से उसको बेल दे दिया जाए, ना कि उसको अरेस्ट करके रिमांड लेके कोर्ट में हाजिर किया जाए, बट रादर उसको पुलिस स्टेशन से ही बेल दे दिया जाए अगर तो कि उस ऑफेंस की सजा 7 साल से कम हो। राइट, इस तरीके से। राइट, ओके। घर पे आना इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। उनके लिए दे नीड अरेस्ट वारंट। ओके, सो अगर घर आ रहे हैं तो सर्च वारंट भी चाहिए, तो ही वो सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ये मेरा पति है, ये मेरे इन लॉज है और इन लोगों ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। ओके, तो उस केस में पुलिस की क्या अथॉरिटीज होती है? See, which you are talking about falls under the 498A, जिसके ऊपर काफ़ी मूवीज भी बनी है, काफ़ी वेब सीरीज भी बनी है, एंड इट्स अ वेरी डिबेटिंग थिंग कि क्या इस कायदे का मिसयूज हो रहा है या यूज हो रहा है। या एग्जैक्टली, एंड इसमें पुलिस किस हद तक जा रही है। रिसेंटली देयर वाज अ केस जहाँ पे ये हरेसमेंट से द एलिगेशन इज दिस वाइज कि फैमिली कोर्ट के स्टाफ के तरफ से भी हरेसमेंट था हस्बैंड को, इंक्लूडिंग द जज and the police, and the husband committed suicide.
कमिटेड सुसाइड ओके बिकॉज ये केस को सेटल करने के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। ये तो एक एपिसोड हुआ, काफी चीजें रिपोर्ट होती है, काफी चीजें अनरिपोर्टेड रहती है। बट एज फार एज पुलिस का क्या रोल रहेगा, तो पुलिस आर नॉट अलाउड टू पुट एनीबडी बिहाइंड द बार्स ओके और इन लॉकअप। ओके आप राइट समझ रहे हैं? मैं आपको केस की बात करूंगा। एक न्यूरोसर्जन क्लाइंट थे हमारे, उनके मिसेस का एक्सीडेंट होता है। वो गिर जाते हैं बाइक से, 2 व्हीलर से, और उनको बकायदा काफी इंजरीज भी आती है, कपड़े फट जाते हैं, खून निकलता है। सोसाइटी की लेडीज उनको खड़ा भी करते हैं, उनको घर भेजते हैं। 3 दिन बाद वही लेडी अहमदाबाद के एक पुलिस स्टेशन में जाता है, एंड अहमदाबाद की पुलिस स्टेशन में जाके कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे मार मार के ये हालत बना दी है, मुझे कपड़े भी फाड़ दिए हैं। अच्छा, वो पुराने वाले कपड़े उन्होंने पहने। एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट। ओके एंड द पुलिस इज मतलब एकदम से यही कि देख के ये सब मान लिया कि हाँ यही सही है। द न्यूरोसर्जन डॉक्टर, उसको ही इज गेटिंग अरेस्टेड फ्रॉम हिज हॉस्पिटल एंड उसको पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डाल दिया जाता है। बाय द टाइम वी गॉट द इंफॉर्मेशन, एक बैकग्राउंड लिया जब हमने, तब पता चला कि ये चीज तो सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा में भी है कि आज से 3 दिन पहले ये लड़की बाइक से गिरी थी। और चश्मदीद गवाह भी है, वो लेडीज सोसाइटी की जिन्होंने उसको खड़ा किया था, पानी वानी वगैरह दिया था, घर पे भेजा था, तब इंजर वो हुई थी। वो इंजरीज का इस इंजरी से कोई लेना देना ही नहीं था। एंड रादर वो सीधा डायरेक्टली पुलिस स्टेशन ही पहुंच गए उसके बाद 3 दिन बाद। तो उस केस के अंदर व्हेन वी वेंट एंड आई आर्ग्यूड, पुलिस वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि एविडेंसेस भी थे हमारे पास। देन आई नीड टू रिप्रेजेंट द केस टू अ वेरी सीनियर ऑफिसर ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, द डीवाईएसपी। एंड जब उनसे मेरी बात की हुई तो उन्होंने समझा, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स मांगे पीआई से और बोला कि आप जो इंजरीज बता रहे हो कि आपने मेडिकल रिपोर्ट मांगा कंप्लेनिंग से? तो ऐसा कि हाँ अभी दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं, थोड़ी देर में दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने मांगा ही नहीं था। उन्होंने बस कंप्लेंट सुन के अरेस्ट कर लिया हस्बैंड, व्हेन हस्बैंड वाज इन जेल। ही वाज वेरी मच ट्रॉमाटाइज्ड। अच्छा, व्हेन आई मीट हिम ही वाज लाइक सर मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जेल में हूँ, इस दिन के लिए मैं थोड़ी न्यूरोसर्जन बना था, एंड पुलिस धमकी दे रही है कि मेरे माँ बाप को भी जेल में डाल देंगे, तो मेरा तो परिवार ही बर्बाद हो जाएगा सर, आप कुछ भी कीजिए, क्या कीजिए। अल्टीमेटली द डीवाईएसपी डायरेक्टेड द पीआई एंड बोला कि इनको लॉकअप में से बाहर निकालो, कौन सा क्राइम है जो आप इसको लॉकअप के अंदर रख रहे हो, एंड तहकीकात करो अच्छे से। एफआईआर तो एनीवे रजिस्टर हो ही चुकी थी बाय द वे, एंड लेटर ऑन फिर हाई कोर्ट में से हमें वो स्टे भी मिल गया वो एफआईआर में। ओके, गॉट इट। सो ये हमने बात की कि अगर कोई महिला है जो इसका मिसयूज कर रही है, तो राइट, कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो भी महिला है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जिसको एक्चुअली रिपोर्ट करना चाहिए, वो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं कि वो जाते भी नहीं। तो इफ़ वी फ्रॉम द आउटसाइड वॉन्ट टू हेल्प देम, क्या हम कर सकते हैं? क्या हम उनके तरफ से एफआईआर कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं? यू कैन, अब उनके तरफ से इन्फो करना मतलब दैट विल अल्टीमेटली वीकन द केस, दैट इज नॉट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट परमिसिबल। बट बिल्कुल आप एनजीओज है, आप महिला वुमेन वेलफेयर कमीशन है, स्टेट कमीशन है, आप वहां पे बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि देयर इज दिस लेडी जो अब्यूज की जा रही है, जो विक्टिम है, बट बिकॉज ऑफ द थ्रेट एंड ट्रॉमा वो खुल के काके कंप्लेन नहीं कर रही है। आप इंफॉर्मेंट बन सकते हैं, बट एट द एंड कंप्लेनिंग तो वही बनेगी। ओके, बट आपकी इंफॉर्मेशन से काफी मशीनरी एक्टिव हो सकती है गवर्नमेंट की, काफी एजेंसीज, तो उन्हें महिला हेल्प मिल पुलिस, सकती है हाँ कुछ। स्पेशल महिला पुलिस है, पिंक पुलिस है अब तो वो डेफिनेटली प्रोएक्टिवली इवन विदाउट ऑफ कंप्लेंट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, आपने कॉल किया तो वो वहां पे जाके सामने से उनका काउंसलिंग करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी केस रजिस्टर करेंगे। ओके, एंड ये सब होने के लिए क्या जो अब्यूजर है, जो पर्सन डोमिनेट कर रहा है, उसका इन लॉज होना ज़रूरी है, या खुद के पापा भी अगर कोई कर रहा है, या मतलब खुद का भाई भी मार रहा है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा? इन लॉज तक सीमित नहीं है, आप समझिए। अब जब फैमिली के अंदर ऐसे ब्रूटल क्राइम्स हो रहे हैं, तो टू से दैट कि इन लॉज के तरफ से ही हो रहा है, मेजरली केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के वहाँ से आ रहे हैं, इट्स राइट। बट फैमिली में भी
बाप के द्वारा अपनी बच्ची का उत्पीड़न हो ही रहा है, बट देयर आर फिर सेक्शंस फॉर दैट। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस यानी फैमिली में इतना ही वायलेंस है। एक दोनों तरफा है। ऐसे केस आ ही रहे हैं कि जहाँ पे पापा के हाथ से ही मर्डर हो रहा है या एक बच्चा है, लड़का है। ये सब केसेस हम रोजिंदा देखते हैं जो नशे की लत में है और उसने अपनी ही माँ का मर्डर कर दिया। अरे बाप। तो द क्राइम विद इन द फैमिली इज इवन मोर सीरियस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि विद इन द फैमिली में कवर अप्स के भी चांसेस ज्यादा रहता है। एक सेटलमेंट कर देने का प्रेशर भी ज्यादा होता है बिकॉज की विद इन दी फैमिली। अब चाहे वो कितना भी हिनियस क्राइम हो, ये कह दिया जाता है कि चुप रह लो, सह लो, वार्निंग दे दो, नहीं नेक्स्ट टाइम मत करिए, मत कीजिएगा ये। बट विच इज वेरी मच रॉन्ग, इट शुड गेट रिपोर्टेड। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग इन इंडिया। मोस्टली विद इन दी फैमिली काफी अब्यूज हो रहा है। Okay, and let's talk about digital frauds now. That is your specialty, I guess. कि बहुत सारे अभी स्कैम्स हो रहे हैं और अभी तो इतना ही ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं कि या तो आप खुद इसके शिकार बने होंगे या तो आप किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। सो व्हाट आर द चांसेस कि हम कैसे बच सकते हैं और कैसे कैसे फ्रॉड्स होते हैं इन दिस डिजिटल बच सकते हैं वो तो अपने विल टेक दैट पार्ट कि कैसे बच सकते हैं, बट कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से बह चुका है। अब ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड नहीं होता, अब ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब? यस, सो देयर वाज दिस केस आई विल टेल यू, जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के नाम पे इंटरव्यू लिए जाते थे। मतलब ऑनलाइन वेबसाइट से इंसानों को कांटेक्ट किया जाता था। ऑल दोज पीपल हु आर वेरी मच लुकिंग फॉर अ जॉब एंड स्पेशली बिलोंगिंग टू दी लोअर मिडिल क्लास ऑफ लोअर मिडिल क्लास में से आ रहे हैं, who are desperate for job and desperate for job very much, उनको टारगेट करके ऑनलाइन से कनेक्ट होके उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि आपके लिए मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर डेस्क जॉब है। ओके, राइट। एंड उनका वीजा प्रोसेस किया जाता है, उनको थाईलैंड भेजा जाता है। द मोमेंट दे लैंड इन थाईलैंड, वहां से चाइनीज गैंग्स उनको किडनैप कर लेती है। ओके, एंड दे ऑल आर बीइंग ट्रैफिक्ड टू म्यांमार। म्यांमार के अंदर पूरा एरिया है जिसको उन्होंने नाम दिया है केक सिटी। केक सिटी क्योंकि वो एक राउंड एक स्फीयर है, केक सिटी, जिसके अंदर ऐसे लाखों पीपल है जो किडनैप्ड है, जो ट्रैफिक्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड से, नॉट ओनली इंडिया से। ओके, आप समझिए इसी तरह से कि आपको जॉब देंगे और वो भी ऑनलाइन से मिलते हैं। क्योंकि फिजिकली तो पहचान वाले होंगे। नेबर को आप पहचानते हैं, कोई फायर रेफरेंस है, अननोन को आप कैसे फंसाओगे ऑनलाइन? राइट। क्योंकि द ओनली कॉमन थिंग बिटवीन यू एंड द पर्सन इज की वो वेबसाइट। राइट। अगर तो कोई म्यूचुअल कनेक्शन ही नहीं है, फिर वहां पे वो इंसान को, जैसे कि अगर कोई गुजरात से ट्रैफिक करके वहां पे लाया गया है तो उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको इतना इतना बोलना है वीडियो कॉल पे पुलिस के कपड़े पहन के गुजराती में, और ये इंसान के बैंक में इतना बैलेंस है, ये हमारी स्क्रिप्ट है, आपको इसको तोड़ना है, साइकोलॉजिकली परेशान करना है एंड उससे इतने पैसे ट्रांसफर करवाना है। Oh my God. तो ही आपको खाना मिलेगा। तो मतलब जो लोग डिजिटल अरेस्ट कर भी रहे हैं वो खुद भी विक्टिम ही है। नॉट नेसेसरीली एवरीवन, बट हाँ ये केस हुआ है एंड गुजरात CID साइबर क्राइम ने ये एक्सपोज किया था एंड दैट वाज द फर्स्ट FIR जहाँ पे साइबर क्राइम की सेक्शंस भी थी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी थी। एक ही FIR में 2 सेक्शंस। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। ओके, मतलब तब पता चला कि अब साइबर क्राइम सिर्फ फ्रॉड तक या क्रेडिट कार्ड स्विम स्वैप या फिर अकाउंट में से पैसे उठा लेने तक सीमित नहीं रहा है। साइबर क्राइम के थ्रू वेपन्स परचेज किए जा रहे हैं, डार्क वेब के थ्रू मर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, डार्क वेब के थ्रू नार्कोटिक सब्सटेंस विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी इंटरनेशनल लेवल से मंगाया भी जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। हाँ, और इंटरनेट पे तो आप कोई भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो एंड डार्क वेब तो बहुत ही उससे भी बहुत 2 स्टेप आ गया है। ओके, जहाँ पे आपका IP एड्रेस, आपके ट्रांजैक्शंस कुछ ट्रेसेबल ही नहीं है। ओके, एंड द थिंग्स गेट डिलीवर्ड इन द वे ऑफ कुरियर सर्विसेज। अब
एवरी कुरियर को ओपन करना भी पॉसिबल नहीं है, ओपन करना मना भी होता है वैसे। True. या अब कुरियर पे क्या लिखा है एंड अंदर क्या चीज है, यू नेवर नो। राइट 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 एंड दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग विद इंटरनेट एंड अ मोबाइल और अ लैपटॉप, दैट्स ऑल। राइट। So cybercrime is not limited to fraud anymore, and hence it's a very 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 serious extortion, जिसकी वजह से वर्ड भी आया sextortion, ओके। जहाँ पे इंसान को कनेक्ट किया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है, सेक्सुअल वे में एक उसको फंसाया जाता है, उसकी इंटीमेट पिक्चर्स ली जाती है, व्हाट्सएप चैट होती है, जिस एंड देयर आफ्टर वही चीजों को पब्लिक में ना रिवील करने का पैसा लिया जाता है। ओके। Hence, it's called sextortion. सेक्सटॉर्शन, ओह माय गॉड। तो जो क्राइम फिजिकली पहले होते थे ऑलमोस्ट, आज वो सब क्राइम साइबर की दुनिया को यूज करके क्रिमिनल्स कर रहे हैं। हाँ हाँ। और फिजिकल तो हम ट्रेस भी कर सकते हैं, कहीं सीसीटीवी में आ गया होगा, कहीं किसी ने देख लिया होगा। But thanks to the technology, that if it can be used for a bad part, it can also be used for a good part. And investigation agencies के पास भी top notch है। But the thing is कि पुलिस का एक्शन है वो it's not preventive, आप समझिए। पुलिस तब इन्वॉल्व होगी जब फ्रॉड हो चुका है। हाँ, जब विक्टिम कंप्लेन कर चुका है कि जा रहा है पुलिस के पास कि सर मेरे 2 करोड़ चले गए, हाँ। या 15 दिन से मैं एक रूम में लॉक था, वीडियो कॉल पे किसी ने जज बन के मुझे बिठाए रखा और धमकाए रखा, मुझे पानी तक नहीं पीने दे रहे थे, एंड मेरे बैंक अकाउंट्स में से मजबूरन ट्रांसफर कराया। ये सब रियल लाइफ केसेस हैं, एंड विक्टिम्स आर नॉट ऑल गलीबल पीपल। आई हैव डन केसेस वहां पे विक्टिम्स नेशनलाइज्ड बैंक के वेस्ट एक पर्टिकुलर जोन, व्हेन आई से जोन यानी कम से कम 3 राज्य के हेड है, ओके, खुद विक्टिम, मतलब ओ बैंक कर्मचारी है, ओ बैंक के हेड, हाँ, और 3 राज्य, मतलब आप समझ रहे उस कितना बड़ा कितना उनका ओहदा है, और उनके हाथ के नीचे कम से कम उनके मैनेजमेंट के नीचे कितने ब्रांचेस है, एंड दे नो सो मच अबाउट साइबर सिक्योरिटी। वो कंप्लीटली हमेशा गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात में रहते हैं कि साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, ये है, बैंकिंग में ये ध्यान रखना है। वो खुद विक्टिम बने हैं। अरे बाप रे, उनको कैसे बना दिया विक्टिम इन लोगों ने? साइबर मतलब they play with emotions, okay. they play with psychology। किसी को भी आज पैसों की लालच में फंसाना it's not that hard, and कोई ही शायद ऐसा इंसान होगा जो कह सके कि मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, और जब उसको भरोसा दिलाया जाए कि ये पैसा लेजिटिमेट है, लीगल है, राइट, उसको प्रूफ दिए जाते हैं, नकली बैंक अकाउंट्स दिखाए जाते हैं, शेयर ट्रेडिंग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, मतलब वो इंसान अच्छा, वो शेयर ट्रेडिंग का जो आपने बोला उसमें आई हैव डाउट कि जब वो बोलता है कि शेयर ट्रेडिंग करना है, कि ट्रेडिंग की वजह से आपको मिल सकता है, इतना रिटर्न मिल सकता है, राइट, सो वो ट्रेडिंग तो हम मार्केट में कर रहे हैं, एक्चुअल मार्केट वी नो कि यहाँ पे चल रहा है, ये BSE है, ये NSE है, हम उसी में पैसा लगा रहे हैं, तो फिर वो पैसे कैसे जा सकते हैं? तो मतलब उनकी कंपनी में कैसे जा सकते हैं फ्रॉडस्टर? ये बहुत ही आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहा। आई लेट यू नो कि ये कैसे चलता है। ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे NSE में लग रहे हैं, बट आपके पैसे लग नहीं रहे, क्योंकि ये लोग जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करा रहे हैं वो एप्लीकेशन पे एक वर्चुअली पैरेलल मार्केट खड़ा करते हैं वो लोग। ओके। हाँ, जिसमें ऑलमोस्ट सब शेयर्स रियल मार्केट टाइम के साथ मैच होंगे, बट आपको जो पर्टिकुलर कंपनी के या शेयर्स के नाम पे ट्रेडिंग के नाम पे इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा वो सिर्फ आप ही की ऐप में दिखेगा। तो जब भी आप डाउट करोगे उसी टाइम पे आपके अकाउंट में खुद रियल पैसा ये लोग ही ट्रांसफर करेंगे। आपके साइबर क्रिमिनल्स ही आपके पैसे में पहले तो ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट दिखेगा। Right. आपको पैसे लिटरली विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो पैसे सिर्फ स्क्रीन पे आएंगे। हाँ. आप विड्रॉ भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। ये तब तक करेंगे जब तक आपके अकाउंट में टोटल बैलेंस, फाइनल कैपेसिटी, वो सब कच्चा चिक्का पढ़ाई करके बैठे हैं। उनको पता है कि इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है। वो हद तक जाएंगे जब तक कि आप लास्ट शॉट, जिसे कहते हैं ना कि ये मेरा विनिंग शॉट है, हाँ, कि आज तो आर या पार का खेल है, मैं 1 करोड़ लगा दूंगा, 50 लाख लगा दूंगा, और ये एक दिन में नहीं होता मैम। ये एक जर्नी है। 3 महीने 4 महीने तक आपको फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करेंगे, आपके साथ पैसा आपको दे रहे हैं, आपके फाइनेंसेस के साथ रहेंगे, आपको एजेंट के नाम पे फिर बोलेंगे कि सर ये मेरा कंपनी का नंबर है, मैं आपको पर्सनल नंबर से कॉल करूंगा या करूंगी। ओके, राइट, एंड पर्सनली मैं आपको टिप्स दूंगी।
तो इसी तरह से कि वो इंसान को साइकोलॉजिकली पूरा कहते हैं ना कि वशीकरण दिलाया जाता है। हाँ, हाँ। वो उसको उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। पैसा भी आ रहा है, वो समझेगा कि ये रियल ही है और सब पैसे वाले इसी तरीके से पैसे वाले हो गए। यही एक सही रास्ता है। द मोमेंट जिस दिन उसका अकाउंट खाली हो गया, हाँ। तब उसको पता चलता है कि फोन उठाना बंद हो गया, एप्लीकेशन गायब हो गई, वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो वो वेबसाइट अब है ही नहीं। एंड बाय द टाइम द बोट हैज लॉन्ग सेल्ड, एंड फिर पुलिस के पास वो आता है। हाँ, तब तक तो सब जा चुका है। दैट मनी हैज इवन गॉन ऑफ शोर्स। मतलब ये साइबर वेब है, वो आपने समझ लीजिए उसका पैसा जो अकाउंट में गया है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट वो पैसा वहां से और मल्टीपल अकाउंट्स, ऑफशोर अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, हवाला, मतलब बाय द टाइम यू फाइल अ कंप्लेंट वहां पे पॉसिबल कि कुछ बचा ही ना हो। एंड वो पैसा इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर चला गया हो। सो ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें जो पैसा जाता है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो रिकवर हो। नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहना गलत होगा, बिकॉज रिकवरी रेशियो वी कैन से 50-50। ओके। द मोर फास्ट यू एक्ट, द मोर देयर आर चांसेस दैट यू कैन रिकवर योर मनी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक बैंक के बहुत ही बड़े सीनियर कर्मचारी जिनका उनके साथ ये हो गया था, सो वी वर सक्सेसफुल इन रिकवरी 43 lakhs। ओके। उनका तकरीबन 60 to 70 lakhs वाज द फ्रॉड अमाउंट विच जो उन्होंने पैसा उनका गया था, उसमें से 43 lakhs वी रिकवर्ड। ओके। बाय द टाइम की प्रॉम्प्टली एक्शन लेके उन्होंने जितने भी अकाउंट्स पे ट्रांसफर किया, वो ट्रांसफर को स्टडी किया, मनी ट्रेल जिसे कहते हैं। वी मेड इट श्योर कि एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हर एक अकाउंट को फ्रीज किया जाए। वो अकाउंट किसके नाम पे है, उनके आधार कार्ड, पान कार्ड से उनकी डिटेल्स निकाली जाए। एंड वो कहाँ के नहीं कि वो पर्सनल लेवल पे उनको ढूंढा जाए, एजेंसीज को साथ में रख के उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए ज्यादा से ज्यादा। सो दैट इज हाउ वी वर्क। एंड 43 lakhs सो जब भी हमें पता चले कि हमारे साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ है या हमारे पैसे गए हैं, तो कितना जल्दी हमें करना चाहिए और क्या करना चाहिए स्टेप्स? तो पहले FIR करना होता है, क्या होता है? 1930 is the number, yes, which is a nationwide number, cybercrime reporting number, and I think that's the best way, because the moment you dial 1930 and you tell the details of the bank accounts कि जहाँ पे आपने पैसे भरे हैं, इमीडिएटली वहां से ईमेल शूट हो जाता है बैंक्स को कि इस अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसको फ्रीज किया जाए या तो फिर लियन मार्क करके छोड़ दिया जाए। तो हाई चांसेस है कि आपका पैसा बच सकता है। ओके, राइट। सो पुलिस स्टेशन जाना भी आई कैन अंडरस्टैंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ट्रॉमा से ज्यादातर लोग तो बाहर आने में और रिपोर्ट करूं कि ना करूं उसमें टाइम लगता है, ये डिसीजन लेने में ही टाइम निकाल देते हैं। राइट। सोशल स्टिग्मा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं फूल बन गया, मैं उल्लू बन गया, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बैंक कर्मचारी, इतना बड़ा डॉक्टर, और मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं क्या मुंह बताऊंगा, फैमिली को क्या मुंह बताऊंगा। ये सोचने के चक्कर में कई बार तो अनरिपोर्टेड चला जाता है, और यही अनरिपोर्टेड जो जाता है वही ये साइबर क्रिमिनल्स का प्रॉफिट है, या कहते हैं कि उनको और ज्यादा क्राइम करने के लिए इंस्पायर करता है। राइट। तो 1930 इज द बेस्ट थिंग, जहाँ पे आपको कहीं जाना नहीं है, जस्ट मोबाइल से आपको इमीडिएटली कॉल करके डिटेल्स शेयर करनी है। एंड दैट इज ऑन 24/7। 24/7। इवन cyber.gov.in पे साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके भी आप खुद मैन्युअली टाइप करके भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जहाँ पे एक स्मॉल नरेशन आएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, ट्रांजेक्शंस की आप यूनिक ट्रांजैक्शन आईडीज अपलोड करेंगे, स्क्रीनशॉट्स अपलोड करेंगे एंड सबमिट करेंगे। इमीडिएटली द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, द नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन विल कनेक्ट विथ यू। राइट। ओके, साइबर क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सोशल मीडिया भी ऑब्वियसली आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ बोल दिया या कुछ वीडियो अपलोड कर दिया या कोई कमेंट कर दिया, उसके ऊपर से भी पुलिस आजकल पकड़ के ले जाती है। कॉमेडियंस का ये बहुत ज़्यादा है कि भाई कॉमेडियंस के कोई वीडियोज आ गए और उनको अरेस्ट करके ले गए। सो कितना सच है इसमें कि कितना कर सकते हैं, और एज अ पर्सन हु वांट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपका हक है, मूलभूत अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, पर साथ ही साथ सिर्फ राइट्स की बात करना और जिम्मेदारियों की बात ना करना वो भी गलत हो जाएगा। आपका हक है कि आप सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करें, आपका हक है कि आप अपने विचारों को रखें अपने कोई भी प्लेटफॉर्म पे, बट साथ ही साथ वो
इन जनरल समाज की फीलिंग्स को आहत ना करे, या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल की फीलिंग्स को आहत ना करे, या तो डर या ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग समाज के अंदर पैदा ना करे, ये ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कमेंट्स जैसी छोटी सी चीज से भी बहुत बड़ा सीरियस क्राइम हो सकता है। कमेंट्स में क्या हो सकता है? कमेंट्स इज जस्ट कि मैंने किसी कंपनी के बारे में या किसी प्रोडक्ट या किसी वीडियो के बारे में मैंने अपने विचार रह चुके कि हाँ ये वीडियो ऐसा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये फिल्म ऐसी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी, व्हाटएवर। एक केस के साथ हम डील कर रहे हैं। हमारा क्लाइंट है, वो बहुत बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उनकी आईटी कंपनी है, एंड वेरी बिग नेम, रेप्यूटेड नेम ऑन फ्लोर, बिग 500-600 पीपल ऑफ स्टाफ, मल्टीपल ब्रांचेस, एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। सी सो यू माइट हैव, मैं नाम नहीं लूंगा वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, बट देयर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स, जहाँ पे सब प्रोफेशनल्स इंटरेक्ट करते हैं, अपने अचीवमेंट्स, अपने प्रमोशंस वगैरह पोस्ट करते हैं, अपनी प्रोफेशनल स्टैंडिंग क्या है, कौन सा अवार्ड्स मिला वगैरह वगैरह वगैरह। अब एक इंसान आता है जो कि वही कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है, ओके, एंड वो कमेंट्स करना शुरू करता है। कमेंट्स इस प्रकार से कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी चीटर है, ये कंपनी में तो शोषण किया जा रहा है, ये कंपनी में एम्प्लॉयज के साथ गलत किया जा रहा है, ये कंपनी के अंदर तो इतनी इतनी इलीगल चीजें हो रही है जो ब्रॉड डे लाइट में लाना जरूरी है। मतलब लिटरली वो इंसान एक एक कमेंट सेक्शन में 70 टाइम्स कमेंट कर रहा है, 70 टाइम्स, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ऐसा वो कंपनी के एक डायरेक्टर के साथ नहीं, सब डायरेक्टर्स के साथ, कंपनी के सब एम्प्लॉयज के पेजेस पे जाके वहां पे भी यही चीज कमेंट कर रहा है, कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज पे भी कर रहा है, कंपनी के जो पोटेंशियल क्लाइंट है, जो कंपनी के क्लाइंट बनने वाले हैं, उनके पेज और उनकी पोस्ट में जाकर, समझिए मैसेज नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट्स कर रहा है। हाँ। और इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि एक रेप्यूटेड कंपनी जो बहुत ही लीगली अपना काम कर रही है, जिसके हर एक कॉम्प्लायंसेस आर वेरी मच इन अलाइनमेंट विद द लॉ, उसके क्लाइंट बेस टूटने लग रहा है। फॉरेन क्लाइंट्स उनको बोल रहे हैं, नोटिस से ईमेल भेज रहे हैं कि हमारे ध्यान में ऐसा ऐसा आया है आपकी कंपनी के विरुद्ध, तो अब हमें आपके साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें सोच विचार करने के लिए वक्त चाहिए। बड़ी बड़ी कॉलेजेस गुजरात की, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी प्राइवेट, वहां से मतलब एक साथ 20, 25, 30, 40 बच्चे फ्रेशली ग्रेजुएट, जो जिसको कहते हैं कैंपस सिलेक्शन में वहां पे आने वाले थे, वो कॉलेजेस अब फोन कर रही है कि अब नहीं, कि अब हम अपने बच्चों को आपके वहां भेजे या ना भेजे, हम सोच रहे हैं, और उसकी सोशल चाहिए। ये कमेंट से हो रहा है। कमेंट में अगर कुछ भी सही भी होता तो भी ठीक है, और ये सब इंसान कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। ये इंसान कौन है? ये इंसान इसी कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है, जिसकी मंथली सैलरी थी 2,81,000, पढ़ा लिखा आईटी प्रोफेशनल, बट बिकॉज कि उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था, बिकॉज ऑफ कि कंपनी में उसको जो काम दिया गया था वो अच्छे से नहीं कर पाया था, कंपनी के क्लाइंट्स की कंप्लेंट थी कि ये काम अप टू द मार्क नहीं कर रहा है, कंपनी ने उसको ड्यूली नोटिस पीरियड सर्व करके उसको जॉब में से रिमूव कर दिया। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि कंपनी को मैं बर्बाद कर दूं, कंपनी को मैं बदला, जो कहते हैं बदले की हीन भावना, बदला। एंड जस्ट टू सेटल द स्कोर, उसने ये किया कि अलग अलग अकाउंट्स बना के स्टार्टेड एंड ही वेंट रैम्पेंट ऑन द कंपनीज प्रोफाइल। बात यहाँ तक नहीं रुकती। अब वो कंपनी, वो एम्प्लॉय किसी मीडिएटर के थ्रू कंपनी को कांटेक्ट कर रहा है एंड बोलता है कि अगर ये कमेंट्स स्टॉप करनी है आपको, देन यू नीड टू पे मी 7,40,000। This all happened before the client approached us, and this is a real time case. कंपनी इतनी हद तक टूट चुकी थी, मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड, डायरेक्टर्स, ओनर्स सब, क्योंकि कहाँ जाए और कितने अकाउंट्स बंद कर, और कितने अकाउंट्स बंद करवाना इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। वो जो एम्प्लॉय था, जो एक प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स कर रहा था, वो अब यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है। वो एक मीडिएटर के थ्रू कंपनी को डिमांड कर रहा है कि मुझे 7,40,000 चाहिए अभी के अभी मेरे अकाउंट में। अगर आप ट्रांसफर करोगे तो मैं कमेंट्स करना बंद कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको
कि ये कमेंट्स एंड ये रैम्पेंट, मतलब एक दो कमेंट्स नहीं, वो बैठे बैठे सुबह से शाम यही कर रहा है। हाँ, तो कंपनी की स्टैंडिंग को अफेक्ट कर रहा था, और बाय द टाइम अगर वो क्रिमिनल डिफेमेशन सूट वगैरह वो करते, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। इनको ऐसा कुछ चाहिए था कि ये इमीडिएटली स्टॉप हो जाए। राइट। और एक तरफ से कंपनी ने ये भी सोचा कि चलो एक्स एम्प्लॉई है, और अगर ये यहाँ से, जो कि गलती था, जो मैं प्रमोट नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। कोई विक्टिम को गुनहगार के सामने बो डाउन नहीं करना चाहिए। उसने जो पैसे लिए 7,40,000, उसके बावजूद उसने कमेंट्स, यस, 7,40,000 लेने के बाद भी ही केप्ट ऑन कमेंटिंग, और बल्कि और वायरल हो गया वो, और वायलेंटली करने लगा ये चीज है। ये वो स्टेज था जहाँ पे क्लाइंट्स ने हमें अप्रोच किया। राइट। एंड फर्स्ट स्टेप वाज कि इमीडिएटली जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसको रिपोर्ट किया जाए, एंड कौन सी कंडीशंस में आपने वो ट्रांजैक्ट किया वो जरूरी है। वो आपको मजबूर किया गया था, आपकी सोशल स्टैंडिंग को अटैक किया जा रहा था, आपके पेजेस पे कमेंट्स कर करके ऑनलाइन बैठे बैठे वो इंसान ने आपसे पैसे मांगे हैं, विच इज अ क्लासिकल केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। उन्हें लगता था कि ये कैसे होगा, एंड हुआ। वी फाइल्ड अ कंप्लेंट, प्रॉपर एजेंसीज को केस भी एक्सप्लेन किया, समझाया टोटल एविडेंस के साथ, एंड हिज अकाउंट गॉट फ्रीज्ड। बट उसका अकाउंट फ्रीज हुआ उससे पहले उसकी लास्ट डिमांड थी 70 लाख। आप समझिए, 70 लाख? हाँ, 70। 7,40,000 सिर्फ कमेंट करने का, मतलब आप समझिए, कमेंट ना करने की ये उसका भाव, उसका रेट कि कमेंट मैं नहीं करूंगा। हाँ। और ये कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा एक्स एम्प्लॉय जो लास्ट विड्रॉन सैलरी थी उसकी 2,81,000, एंड जो आईटी सेक्टर में 20 साल से नौकरी कर रहा है। ओके। तो ये कहना कि साइबर क्रिमिनल कोई मवाली या कोई जो कुछ कमा नहीं रहा, या छपरे इज द वर्ड इफ दैट से सो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक कि कौन साइबर क्राइम नहीं कर सकता, ये इसने किया। एंड हिज अकाउंट गॉट फ्रीज, कंप्लेंट इज ड्यूली रजिस्टर्ड, एंड देयरआफ्टर उसको भी पता चला इसकी सीरियसनेस, एंड नाउ ही वांट्स टू सेटल डाउन द केस। ही इज बेगिंग अपॉलॉजीज, बट डिपार्टमेंटल एक्शंस तो ऑन हो चुके हैं, तो ही विल बी डेफिनेटली बी पनिश्ड फॉर व्हाटएवर ही हैज डन। तो कमेंट, एज यू सेड, की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं मानता हूँ, बट उस कमेंट को अगर आप किसी से एक्सटॉर्ट करने के लिए, किसी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए कोई इलीगल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन से कर रहे हैं, एंड फिर अगर कोई सिटीजन ये बोले कि ये तो मेरा राइट है, फ्रीडम है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप अपना फ्रीडम एंजॉय कीजिए, बट विद इन दी एम्बिट एंड विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ अ बैलेंस एंड चेक्स हैज टू बी देयर, राइट। एंड 66A आईटी एक्ट की सेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने वो सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि दैट सेक्शन इटसेल्फ इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, राइट। द फेमस केस, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, इट वाज अ केस फ्रॉम महाराष्ट्र, जहां पे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट पे कुछ कमेंट करने की वजह से 2 बहनों को अरेस्ट कर लिया गया। ओके। 2 बहनों को जो अपनी टीनेजर्स में थी, मतलब 19, 20, 21 की एज की, बिलो 25, अबव 19 के एज गैप में दोनों बहनें थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड दैट हाईलाइटेड अ लॉट, and thereafter Supreme Court ने ये section को struck down. So that was a Supreme Court is protecting, yes, the law is protecting your voice. It is not कि law आपको दबा रहा है, but again एक reasonable check and balance and एक उसके साथ वो जरूरी है। Right. Okay, so साइबर क्राइम में जब हम ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, लेकिन किसी को हर्ट भी नहीं होना चाहिए, so मैं कितनी हद तक किसी के बारे में, अगर मुझे लगता है कि ये इंसान या ये पार्टी या ये कंपनी कुछ गलत कर रही है एंड आई वांट टू रेज माय वॉइस, कितने हद तक हम जा सकते हैं बिफोर इट मेक्स द केस ऑफ डिफेमेशन? उस हद तक आप जा सकते हैं जिस हद तक कि आपके पास पुख्ता सबूत है। ओके। हद लॉ तय नहीं करेगा। मैंने कम्स टू ये जो आपने एक एग्जांपल लिया डिफेमेशन के लिए, मैं उसमें बोल रहा हूँ, डिफेमेशन का कोई रिटन लॉ नहीं है। लॉ है, मतलब सेक्शंस है उसकी, ऐसा नहीं है 506, बट डिफेमेशन किसे कहा जाएगा? तो एक तो है कि मैलिशियस इंटेंशन था, तो आपका इंटेंशन था वो एक्चुअली कुछ चीज को ब्रॉड डे लाइट में लाना था, या आपका इंटेंशन कुछ और था। जैसे कि जो केस हमने अभी डिस्कस किया, वो अपने आप को एम्प्लॉयज के राइट का मसीहा बताता था। वो एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा बात कर रहा था कि मैं तो एम्प्लॉयज की राइट की बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट सबके मीडिएटर के थ्रू वो पैसे मांग रहा था।
लिटरली कह रहा था कि ये सेटलमेंट अमाउंट है, मुझे और Right. पैसा चाहिए, 70 लाख चाहिए, राइट तो दैट इज नॉट परमिसिबल। और साथ ही साथ जो आप स्टेटमेंट या कमेंट या आर्टिकल पब्लिश कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए आपके पास। राइट द फेमस केसेस ऑफ अजय नायर, I can name it because it is very well in media, and the judgment was passed by the Honorable JMFC Court of Mansa, which is a तालुका कोर्ट इन गांधीनगर, ओके जहाँ पे अदानी कंपनी के लिए एक मीडिया के पर्सन ने बहुत कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, यहाँ तक कि एक वेबसाइट भी बना दी थी adaniwatch.org करके। ओके अब बात ये हुई कि जब अदानी ने क्रिमिनल डिफेमेशन की कंप्लेंट डाली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, एंड बकायदा एट द एंड ऑफ ट्रायल मीडिया हाउस वो कोई ऐसे एविडेंस ला ही नहीं सका जो वो छाप रहा था। अच्छा ओके आप समझ रहे हैं? हाँ सो अगर वो आज सिर्फ मैं- ऐसे मन से छाप रहा था कि हाँ, ऐसा। मतलब सी अब उनका जो भी रीजन हो, टीआरपी हो या हाईलाइट होना हो या फॉलोअर्स बढ़ाना हो, व्हाटएवर इट मे बी, बट दैट कॉस्ट हिम, उसको जजमेंट वाज अगेंस्ट हिम एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई उसको। ओह, इसमें इम्प्रिजनमेंट होता है? हाँ, अप टू 1 year, सिंपल Okay. इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year। ओके ओके तो हो सकता है वो, पर बात यह है कि आप जो भी लिख रहे हो पब्लिकली कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो दैट हैज टू बी सब्सटेंशिएटेड विद एविडेंस। Evidences. आपके पास प्रूफ होने चाहिए, आप ऐसे ही बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते। ओके और एल्स प्रूफ है आपके पास, इट्स नॉट अ डिफेमेशन, राइट, तो आप सच्चाई ला रहे ला रहे हैं। हैं, राइट। बट आपके अगर इंटेंशंस क्लियर नहीं है, यू आर नॉट विद क्लीन हैंड्स, एंड किसी को आर्म ट्विस्ट करने का या किसी को परेशान करने का आपका हेतु है, या किसी से कुछ ले लेने के हेतु के माध्यम के साथ आप ये काम कर रहे हैं, then it's an offense. राइट It will not ओके। ऐसे कौन से लॉ है जो एवरी सिटीजन को पता होनी चाहिए? कौन से राइट्स है या कौन सी ड्यूटीज है जो हमें पता होनी चाहिए See, एंड वी शुड फॉलो? any and every citizen, मैं ये मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इतनी मतलब इट्स अ वेरी वेल रिटन, और आई वुड से कि दी मोस्ट ब्रिलियंटली रिटन बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट When you go through it, मतलब you cannot just आप भूल ही नहीं सकते, you cannot get enough of the constitution. But it's so big, we cannot read that But much. okay, so I being a lawyer, I'm an avid reader, so I say कि हाँ पढ़ना, but at least it should be incorporated as a subject. Okay. आपने कहा कि कौन से राइट्स एंड बेसिक लॉज पता होना चाहिए, बट मैं एक स्टेप आगे जाके कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सब्जेक्ट स्कूल के करिकुलम में लेना चाहिए। राइट एज अ सब्जेक्ट एज इन कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो 1 to 12th तक आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। मैथ्स गोज ऑन, सोशल साइंस गोज ऑन, आर्ट एंड लिटरेचर गोज ऑन। तो लॉ भी पहले अगर से हाँ ही ये बुक सीखना बहुत चाहिए। बड़ी है, अंडरस्टैंड, तो मेक इट इन पार्ट्स, बट मेक श्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 12। ओके कोई एक सेक्शन या उसके होने से आप प्रोटेक्टेड रहोगे ऐसा नहीं है, बट आप वोकल भी तब होते हैं जब आपको आपके पास पता ज्ञान है। हाँ, कहते हैं ना कि नीडर वो है जो ज्ञान है। इंसान को सही। नीडरता भी तब आती है जब उसके पास ज्ञान है, तो वो ज्ञान लेना आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगा। क्योंकि कोई भी एक्ट है, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस, साइबर एक्ट, आईटी एक्ट, कोई भी आप एक्ट ले लो, ये सब एक्ट्स आउट ऑफ अराइज तो हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट कॉन्स्टिट्यूशन इज द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में से सब एक्ट्स आ रहे हैं। तो जब आपने वही पढ़ लिया, उसको ही समझ लिया, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी इंसान या कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी सिटीजन के साथ गलत कर सकती है, राइट या उसको पता भी ना चले कि मेरे साथ, वो इतना अवेयर हो जाएगा कि उसको सब समझ में आएगा, उसको सब Okay. समझ में आएगा। जैसे हमने पहले बात की थी रिश्वत के पर, राइट? सो और हाँ। रिश्वत जो है आर्टिकल 12 to 20, हाँ। अगर किसी को शॉर्ट रीडिंग करना हो तो आर्टिकल 12 to 20 तो पढ़ लीजिए, वो मतलब पता ही होना ही चाहिए, वो तो आपको होना ही होना है बस। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो रिश्वत है, हम सब जानते हैं कि वो इलीगल है, नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बट दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। कि अगर आपका मान लो कि आप कोई बिजनेस में हो और आपको पता है कि आपका जो पुलिस वाला है या कोई भी अथॉरिटीज़ है वो आपको परेशान करेंगे,
कोई भी तरीके से कुछ भी लाके परेशान करेंगे कि ये लॉ है, ये एक्ट है, ये आप नहीं सही से कर रहे हो करके. सो इट्स ईजी कि हाँ चलो ये इतना अमाउंट दे दिया, अब आप परेशान मत करना, राइट. सो वी ऑल नो दैट इट्स रॉन्ग बट इट स्टिल गोज ऑन. सो जब आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और गलत को ही बढ़ावा दे रहे हैं, अगर आपको इसे रोकना हो और अगर आप माने कि नहीं देना है अथॉरिटी को, तो क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस, एज आई सेड, एंड यही रीजन है कि मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी है. जब आपको पता है, सिस्टम पता है कि वो इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है. सपोजिंगली मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन दिया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें द पुलिसमैन इज बाउंड टू वेरीफाई. जबकि आज ये बात है कि पुलिस वाले तो आते ही नहीं है, वो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है. हाँ. आपकी अच्छा, सो दे आर सपोज टू कम एट आवर होम. दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन. ओके. सो रादर हमें वहां जाना पड़ता है. वो जाते भी हैं वेरीफाई करवाने, ठीक है, उसमें भी कल आई है, परसों आई है. मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ. उसमें भी लोग कहते हैं सर जल्दी से कर दीजिए ना. आप समझिए, जल्दी से कर दीजिए ना, कुछ ले दे के खत्म कर दीजिएगा ना. या तो फिर पुलिस आपको ऐसे डिले करेगी कि जिसकी वजह से एप्लीकेंट मजबूर हो जाए कि हाँ खत्म करो अभी कितना. हाँ. बट अगर उसको अंदर वो फ्लेम है, उसके अंदर वो आग है कि नहीं देना ही क्यों है, सामने वाले इंसान को सैलरी मिल रही है यही काम करने की, तो उसको रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं है. मैं मानता हूं कि रिश्वत की जरूरत आपको थॉट भी तब आता है जब आप एजेंसी से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो अदरवाइज आपको पता है कि ये नहीं करेंगे, या आपको ऐसा है कि आपने गुनाह किया है, आपको पता है, पर आप चाहते हैं कि एजेंसी आपके विरुद्ध एक्ट ना करे, तब आप रिश्वत देने के लिए अग्री करेंगे. नॉट एवरी टाइम विक्टिम की ही भूल हो. कई बार मैं ये मानता हूँ, सी करप्शन इज देयर. अब ये बोलना कि इस देश में करप्शन ही नहीं है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, इट इज लाइक अ डे ड्रीम, सपनों जैसा है, एक परफेक्ट वर्ल्ड है, तो वो भी गलत है, राइट. इतना तो, क्योंकि अब तो अभी रिसेंटली एक जजमेंट था मद्रास हाई कोर्ट में जिसमें जस्टिस ने खुद लिखा कि जुडिशरी में भी करप्शन है. वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट. केसेस आए हैं समय अंतर में केसेस आए हैं कि जुडिशरी में भी है, तो आप जिसको डिनाई करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट, बट टू एक्सेप्ट इट एंड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो उसके लिए यही होगा कि जब तक सिटीजन को राइट को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, अपने राइट्स नहीं पता है, सामने वाले को क्वेश्चन कैसे करेंगे. उसको यही नहीं पता है कि ये इंसान फाइनल अथॉरिटी नहीं है, इसके ऊपर भी एक हायरार्की है. Okay. सपोजिंगली पुलिसमैन जिसमें कहते हैं कि लोएस्ट कांस्टेबल, तो कांस्टेबल इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी. दे हैव हेड कांस्टेबल, इवन ही इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी. हेड कांस्टेबल देयर इज एन एएसआई, देयर इज अ पीएसआई, उसके ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर डीसीपी है, देन यू हैव रेंज आईजी, देन इट गोस टू द डीजीपी. ओके. नाउ सी, मैंने पहले भी एक बार कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्रिलियंटली रिटन है. दिस इज व्हाई आई विल एक्सप्लेन यू. ये जो हायरार्की बनाई है वो बंधारण रचयिताओं ने इसीलिए बनाई थी कि उनको पता है कि कहीं पे भी एक चेन में अगर करप्शन की सड़न आ गई तो वहां पे बात रुक नहीं जानी चाहिए, आप उसके ऊपर जा सकते, राइट. उसी के लिए ये हायरार्की बनाई है. बट वो तब होगा कि जब आपको नॉलेज है कि किसको रिप्रेजेंट करना है, इसके ऊपर सीनियर अथॉरिटी कौन सी है. एंटी करप्शन ब्यूरो नाम का एक स्पेशल ब्यूरो है जिसको ट्रैप केस कहता है हमारी भाषा में, कि जहाँ पे आप एग्री करते हैं कि हाँ सर मैं आपको पैसे वैसे आप जो भी मांग रहे हो मनी कंसिडरेशन दे दूंगा, बट पैरेलली आप इन्फॉर्म कर देते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को, जो पुलिस का ही एक विंग है. एंड वो वहां पे हाजिर भी रहेंगे सिविल में या वेश पलटा करके, एंड लाइव द मोमेंट ब्राइब रिसीव की जाती है वो पकड़ेंगे, विच इज कॉल्ड अ ट्रैप केस, राइट. तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पर ये सब तब होगा कि जब अवेयरनेस हो. वरना तो आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप डर जाओगे, आपको लग जाएगा कि हाँ ये पैसा दूंगा तो ही होगा. पीएम पोर्टल करके एक पोर्टल है, बहुत सिटीजन्स को नहीं पता है. Okay. आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ऑफिस, फ्रॉम तालुका पंचायत टू डीजीपी ऑफिस कोई स्टेट का, आप उसको पीएम पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं. आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, एंड वो अथॉरिटी जिसके खिलाफ या जिस ऑफिसर के खिलाफ आपने कंप्लेंट की है, ही वुड बी क्वेश्चन बाय द पीएम्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. ऐसा सीएमओ पोर्टल भी है, बट पीएम पोर्टल के ऑफिस से उसको मेल शूट किया जाएगा कि विद इन सो एंड सो डेज यू आर सपोज टू गिव अस एन रिप्लाई. आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है,
ऐसा आप क्यों? क्या काम नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर Right. द रीजन, एटलीस्ट कुछ नहीं तो उसको आपको बुला के आपका स्टेटमेंट लेके रीजन तो देना ही देना है. Oh, and that is compulsory. हाँ, yes. Okay. PM office is monitoring it. It will be transferred to CMO, and from CMO it will be transferred for the head of the department. जैसे समझ लीजिए कोई लेबर केस का एम्प्लॉय है, तो लेबर डिपार्टमेंट का जो लेबर कमिश्नर है, मेल उसको जाएगा कि आपके लेबर कमिश्नर एक्ट में ये पोस्ट वाला बंदा है पियून, इसका right. सो ये सब पता कब चलेगा? एजुकेशन हमें पता होगा तो हाँ. नॉलेज जब Yes. पढ़ा होगा. यस राइट. सो हम जब राइट्स की बात करते हैं तो ऐसे लिस्ट अगर आप हमें दे सके, ऑडियंस को बता सके कि ये आपने बताया कि आर्टिकल्स ये 12 to 20. या आर्टिकल 12 to 20 है, वो जाके पढ़ेंगे तब तक तो शायद पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे उसमें से. नहीं, पढ़ने दीजिए उनको पढ़ने दीजिए, बिकॉज राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, Right. ये सब मैंने आपको बता दिया. बट जब वो खुद पढ़ेंगे, और आज तो मैम पढ़ाई बहुत इजी है. आज तो AI के ऊपर से अगर आप बताओगे आर्टिकल्स 12 to 20 तो विद डिस्क्रिप्शन एंड आपको समझा देंगे कि आपको कैसे कहाँ पे यूज करना है. राइट. तो मैं तो चाहता हूँ कि पढ़े, दैट इज द अल्टीमेट आइडिया. इसलिए मैंने 12 to 20 कहा, बट स्किल 3 मैंने आपको बता दिए. रेस्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को पढ़ने दीजिए. you need to find out what But हाँ, 12 to 20 is there, तो यू गाइज आर सेव्ड. आप किसी भी ऑफिसर से लड़ लेंगे, आप बात कर लेंगे, अपना केस रिप्रेजेंट कर लेंगे अगर आपको 12 to 20 पता है तो. ओके, AI की बात निकलती है ना, तो AI में बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है. इसकी वजह से अब डिपफेक आ गया है, वॉइस क्लोनिंग आ गया है. सो इस सिस्टम में जब ये सब टेक्नोलॉजी आ रही है, हाउ इज आवर जुडिशरी सिस्टम प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रॉड्स? दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्शन. जुडिशियरी ने सुप्रीम कोर्ट में जैसे रिसेंटली हैज डिसाइडेड दैट AI कैन बी यूज्ड. क्योंकि एक क्वेश्चन था हम लॉयर्स में भी कि AI का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बिकॉज ऐसे केसेस आ रहे थे जहाँ पे जजमेंट्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ऐसे जजमेंट्स AI अपने आप बना रहा था. AI साइट कर रहा था केस लॉज, ऐसे ही क्रिएट कर रहा था जो जजेस के बेंच तक भी पहुंच रहे थे. क्योंकि हम तो उन्हीं पे रिलाई करेंगे केस लॉज. और फिर पता चलता था बाद में कि ऐसा तो कोई केस लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पास्ट में ऐसा कुछ केस या जजमेंट हुआ ही नहीं है जिसका रेफरेंस AI बना के दे रहा है. So recently it was very well laid down by the Supreme Court and made it very clear कि आप AI यूज कर सकते हैं इवन इन लॉ प्रोफेशन. तो दूसरे तो खरीद सकते हैं, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी वो आपके ऊपर रहेगी. यू कैन नॉट से कल कि ये तो AI ने किया है. If I am submitting any document or if I am creating something using AI, the legal and moral responsibility, anything and everything arising out of that product, will always be योर my responsibility. राइट. तो AI को प्रमोट तो कर ही रहे हैं. इनफैक्ट अब तो बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस आ गई है, नॉट सिर्फ लीगल AI. ओके. जो मतलब कि अगर आपने FIR दे दी उस AI को, तो उसको स्टडी करके 15 पेज का नोट बना देंगे कि इसमें कितने ऑफेंस है, कौन से ऑफेंस में अबव 7 years की सजा है, कितने एक्यूज है, एक्यूज का नाम क्या है, ऑफेंस में क्या स्टोरी लाइन है, कैसे ये क्राइम हुआ था, इसमें डिफेंसेस क्या लिए जा सकते हैं, क्या लूप होल्स है, और सिमिलर केस के ऐसे कितने जजमेंट्स ऑलरेडी पास्ट में कोर्ट्स ने दे चुके हैं. ये पूरा इन अ मोमेंट आपको AI दे सकता है. राइट. लीगल AI मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत सारे AIs भी अब आ गए हैं. तो इन अ वे इट इज गुड जो फास्ट बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो ह्यूमन माइंड प्रूफ रीडिंग करता है वो तो करना ही पड़ेगा, वो ह्यूमन को ही करना पड़ेगा. AI कैन नॉट टेक दैट प्लेस. राइट. इट वॉज रियली नाइस डिस्कशन. मुझे ऐसा लगा जैसे कि लॉ का मास्टर क्लास हो गया मेरे लिए. बट अभी एक लास्ट सवाल उन लोगों के लिए जिन्हें एक्चुअली लॉ प्रैक्टिस करना है, या लॉ स्टूडेंट्स है, या लॉ एज अ करियर परस्यू करना है, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए टफ है. वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा और नेपोटिज्म आपको कहीं ना कहीं इसमें इंटरप्ट करेगा. इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो. फर्स्ट जनरेशन लॉयर मैं भी हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. एंड पहले ऐसा था बिल्कुल कि
आपकी जवानी लॉ सीखने में चली जाती है, लॉ प्रैक्टिस सेट करने में है। आपका जो बुढ़ापा है दैट इज द टाइम व्हेन यू विल रीप द फ्रूट्स ऑफ योर जो आपने मेहनत की पूरी जवानी आपने वकालत में। पर मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि अब ऐसा नहीं है। you are the live example 2017 बिकॉज कि आपको 10 साल तक किसी की जूनियरशिप करने की जरूरत नहीं है। ये शायद काफी सीनियर्स को आहत कर सकता है ये मेरा स्टेटमेंट, बट अगर इंडिपेंडेंटली आपको लॉ प्रैक्टिस सेट करनी है तो आपका जो केस है, आपकी जो फाइल है, आपका जो मैटर है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं। अगर आपको जेन्युइनली उसके लिए फाइट करना है, आपको अगर दिल से वो एक आपके अंदर वो फ्लेम है, वो आग है कि मुझे ये केस के अंदर जीत दिलानी है, तो उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा टीचर कोई नहीं है। हाँ। पहले वक्त अलग था कि अवेलेबल नहीं थे, रेफरेंसेस नहीं थे। आज तो डिजिटल बुक्स है, ई बुक्स है, जजमेंट्स, अब तो एआई भी है। तो मैं नहीं मानता। और जो आर्ट कहते हैं, जो कोर्ट रूम की आर्ट है, द आर्ट ऑफ एडवोकेसी, द आर्ट ऑफ आर्ग्यूइंग, द आर्ट ऑफ क्लाइंट काउंसलिंग, क्लाइंट को कैसे बात की जाए, क्लाइंट को कैसे सांत्वना दी जाए, कोर्ट में कैसा बोला जाए, ये सब तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। तो बस इंटेंशन आपका हमेशा यही रहना चाहिए कि नॉट ओनली मॉनिटरीली, बट आज मेरे द्वार पे, मेरे चैम्बर में, मेरे ऑफिस में जो इंसान अपनी दुविधा लेके आया है, वो दुविधा मुझे दूर करनी है। और उसकी लाइफ में से पेन को, दर्द को, तकलीफ को दूर करना है। अगर ये आपका इंटेंशन रहेगा तो बाकी चीजें अपने आप होगी। आज की इस बातचीत से इतना तो पता चला कि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, लेकिन हर एक सिटीजन के लिए है। अगर आपको भी ये कन्वर्सेशन इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज शेयर दिस एपिसोड विथ एवरीवन यू नो एंड बी कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर सच एपिसोड्स। थैंक यू।